नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पाकिस्तान अफगानिस्तान में खुले युद्ध जैसे हालात, अमेरिका ने पाकिस्तान का किया समर्थन। ट्रंप बोले, जरूरत पड़ी तो करूंगा दखल, पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते हैं। अमेरिका ने शुक्रवार को कहा है कि वो पाकिस्तान के खुद की रक्षा करने के अधिकार का समर्थन करता है। ये बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ खुले युद्ध जैसी स्थिति होने की बात कही है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। ये बयान पाकिस्तान द्वारा बड़े शहरों में किए गए हवाई हमलों के बाद आया है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन करता है क्योंकि वो तालिबान से होने वाले हमलों के खिलाफ अपनी रक्षा कर रहा है। अमेरिका अफगान तालिबान को एक आतंकवादी संगठन मानता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष में दखल देने के लिए तैयार हैं। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके पाकिस्तान के नेतृत्व के साथ अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पीएम और सेना प्रमुख का वो सम्मान करते हैं और पाकिस्तान इस समय अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ब्रिटेन ने ईरान में दूतावास बंद किया, कर्मचारियों को बुलाया वापस। चीन का अलर्ट, ईरान से तुरंत निकले नागरिक। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन ने बड़ा कदम उठाया है। ब्रिटेन ने ईरान में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और वहां से अपने कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। ब्रिटेन सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि तेहरान स्थित ब्रिटिश दूतावास फिलहाल बंद रहेगा और अब दूर से काम करेगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मौजूदा हालात में ईरान में फंसे ब्रिटिश नागरिकों की मदद करना बेहद सीमित हो गया है। यहाँ तक कि आपात स्थिति में भी आमने सामने काउंसलर सहायता उपलब्ध नहीं होगी। वहीं अमेरिका ने भी एहतियातन कदम उठाया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने यरूशलेम स्थित अपने दूतावास के गैर जरूरी कर्मचारियों को इजरायल छोड़ने की अनुमति दे दी है। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि सुरक्षा घटनाओं के चलते बिना पूर्व सूचना के कर्मचारियों की आवाजाही पर और पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। चीन ने शुक्रवार को अपने नागरिकों के लिए बड़ा एडवाइजरी जारी किया। चीन ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों से कहा है कि वो जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाएं। चीन के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि पश्चिम एशिया में सुरक्षा जोखिम काफी बढ़ गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि ईरान में मौजूद चीनी नागरिक अपनी सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतें और जल्द से जल्द देश छोड़ने की तैयारी करें। वहीं इजरायल में रह रहे चीनी नागरिकों को भी सतर्क रहने और आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। भारत पहुंचे कनाडा के पीएम, व्यापार बढ़ाने पर जोर, इंडिया कनाडा रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिश। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी शुक्रवार को भारत पहुंचे। वो भारत के साथ रिश्तों को नई शुरुआत देना चाहते हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने पर जोर देंगे। मार्क कार्नी मुंबई पहुंचे जहां वो उद्योग जगत के बड़े कारोबारियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो रविवार को नई दिल्ली जाएंगे। सोमवार को उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी से होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों यानी MOU पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। मार्क कार्नी इंडिया कनाडा CEO फोरम को भी संबोधित करेंगे। दौरा खत्म करने के बाद वो कनाडा वापस लौट जाएंगे। बताया जा रहा है कि कनाडा अमेरिका के साथ अपने बिगड़ते रिश्तों के बीच भारत के साथ आर्थिक सहयोग को मजबूत करना चाहता है। CBI ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने दी मोदी को चुनौती। केजरीवाल की रिहाई के बाद विपक्ष का मोदी पर हमला। शराब नीति घोटाला मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने बड़ा कदम उठाया है। एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। CBI का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने जांच से जुड़े अहम सबूतों और पहलुओं को ठीक से नहीं देखा। इससे पहले कोर्ट ने CBI की चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उसमें कई खामियां हैं और ठोस गवाहों का सहारा नहीं है। इस केस में सिसोदिया करीब 530 दिन और केजरीवाल लगभग 156 दिन जेल में रहे थे। अब ये मामला हाईकोर्ट में जाएगा जहां अगली कानूनी लड़ाई तय होगी। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से शराब घोटाला मामले में बरी होते ही केजरीवाल ने पीएम मोदी को खुली चुनौती दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी और शाह ने हमारे खिलाफ साजिश की। 4 साल से मुझे परेशान किया गया। इन दोनों को देश से माफी मांगनी चाहिए। मैंने केवल ईमानदारी कमाई। आपका एक एक कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि मैं चैलेंज करता हूं, पीएम मोदी जी, आप दिल्ली में दोबारा चुनाव करवा दो। अगर आपकी 10 से ज्यादा सीटें आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।
दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत मिलने के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। कई विपक्षी नेताओं ने कहा कि इस फैसले से जांच एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल की पोल खुल गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा यह बीजेपी के लिए नैतिक मृत्युदंड है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की जनता को धोखा देने के लिए झूठा मामला बनाया गया। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। उन्होंने कहा कि देरी के दौरान नेताओं की छवि और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। सीपीआईएम ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला। पार्टी ने कहा कि सालों की जांच और जेल के बाद केजरीवाल और सिसोदिया को बरी किया जाना दिखाता है कि मामला सबूत से ज्यादा राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बीजेपी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल चुनावी रणनीति के तहत करती है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामले तेज कर दिए जाते हैं। हाईकोर्ट ने शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। कोर्ट में कहा गया आश्रम में रहने वाले छात्र नहीं थे। वकील ने केस को झूठा और सबूतहीन बताया। यौन शोषण के आरोपों से जुड़े मामले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और आदेश सुरक्षित रख लिया। सुनवाई पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि पहले यह प्रचार किया गया कि आश्रम और गुरुकुल के बच्चों का शोषण हुआ, लेकिन अब एडवोकेट जनरल ने साफ किया है कि वहां ऐसे छात्र रहते ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि बच्चे संस्थागत छात्र नहीं थे और परीक्षा दे रहे हैं। शंकराचार्य के वकील पीएन मिश्रा ने दावा किया कि मामला झूठा बनाया गया है और कोई ठोस सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर अपराध हुआ है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई होगी और बच्चों को सुरक्षित कस्टडी में रखा जाए। पवार परिवार समेत 70 से ज्यादा लोगों को क्लीन चिट। कोर्ट ने ईओडब्ल्यू की क्लोजर रिपोर्ट मंजूर की। मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े 25,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में ईओडब्ल्यू की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार और 70 से ज्यादा अन्य लोगों को क्लीन चिट मिल गई। कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे और अन्य की आपत्तियां भी खारिज कर दी। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय की याचिका भी नहीं मानी। ईओडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सहकारी चीनी मिलों को दिए गए कर्ज और उनकी बिक्री में कोई आपराधिक गड़बड़ी नहीं पाई गई। जांच में यह भी सामने आया कि बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ और करीब 1343 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। इस फैसले का असर ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस पर भी पड़ सकता है। सेमीफाइनल की जंग, पाकिस्तान के लिए करो या मरो का मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में शनिवार को पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मैच पल्ले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान के लिए मुकाबला बेहद अहम है। अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है तो वह सेमीफाइनल की रेस में बना रहेगा। इंग्लैंड ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड को हराया, जिससे पाकिस्तान को एक और मौका मिल गया है। फिलहाल पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 अंक है। जीत मिलने पर उसके 3 अंक हो जाएंगे और वो न्यूजीलैंड के बराबर पहुंच जाएगा। ऐसे में सेमीफाइनल का फैसला नेट रन रेट से हो सकता है। इंग्लैंड पहले ही ग्रुप में टॉप पर है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.